और देश के 27 राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में फैले अमृत भारत स्टेशन को 19,000 करोड़ रुपए की से ज्यादा की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने इसका आगाज किया है। रेलवे के बुनियादी ढांचा परियोजना का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जून में सरकार का तीसरा टर्म शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत अब बड़े सपने देखता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करता है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। पीएम मोदी ने आज 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 स्टेशनों का पुनर्विकास भी शामिल है। इस योजना के तहत पूर्व मध्य रेल के 38 स्टेशनों में से बिहार में 22, झारखंड में 14 और उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है। पीएम ने कहा कि भारत जो करता है वो अभूतपूर्व स्केल से करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। कपड़ा व्यापार से जुड़ा यह अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन था। भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे कपड़ा क्षेत्र में व्यापार, निवेश और निर्यात के लिए एक उज्जवल भविष्य बुनने की शुरुआत हो गई है। टेक्सटाइल के साथ खादी ने भी हमारे देश की महिलाओं को शक्ति दी है। पीएम ने कहा कि उन्होंने कारीगरों और बाजार की दूरी कम की है। हम दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है जी। पीएम ने कहा कि सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जूट किसानों के लिए वो भी काम कर रहे हैं। भारत टेक्स 2024 में 29 फरवरी तक फाइबर, फैब्रिक और फैशन पर फोकस होगा। 4 दिनों के इस कार्यक्रम में 100 से अधिक वैश्विक पैनलिस्ट कपड़ा के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें बुनकर समेत उद्योग से जुड़े 4,000 से ज्यादा व्यापारिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 के ग्लोबल समिट WITT का आज दूसरा दिन है और ये दिन बेहद खास रहने वाला है। समिट में आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। आज रात 8 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी TV9 के मंच पर आएंगे और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली में जारी TV9 ग्लोबल समिट में देश विदेश की जानी मानी, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हस्तियां शिरकत कर रही हैं, जिसमें राजनीति के साथ गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ, कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी अपने संबोधन में 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प की बात रख सकते हैं। समिट के दूसरे दिन इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट और IT के साथ साथ भारत के FMCG इंडस्ट्री के विकसित होने पर भी चर्चा होगी। TV9 नेटवर्क की 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप है, जो विश्व में भारत की बढ़ती साख पर आधारित है। TV9 के ग्लोबल समिट व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में शामिल हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, और उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। I'm hoping by July, if the timelines given by your ministry are to be believed, then by July we will have formal AI regulations on the table. But what is in it in those regulations so that we ensure that we are able to progress and develop artificial intelligence in the most innovative manner like the rest of the world and not really get bogged down by regulations? How much regulation is too much regulation? See, we have already demonstrated to the world that it is possible to have a regulatory structure which basically balances regulation and innovation. There are two such examples of this. First is the DPDP Act,
Second is the Telecom Act. Both of them are very clear examples of how fine balance between innovation and regulation can be very nicely done, and this has been noticed by the world. Globally, so many experts have met me already who say that there are countries which were too much focused on regulation. There are countries which have given too much leeway for laissez-faire kind of innovation, whereas India's rules, India's laws are a good balance between healthy space for innovation, whereas good protection of the citizens and users. So that balance is possible to do, first. Second, India has among the largest talent pool for development of AI. So the structure we have followed so far is public-private partnership, where the government puts its investment in creating a platform, and then startups, academia, all of them can use that platform for creating new solutions.